नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडियाज ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान 2022। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान 2022, अ स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज बिकमिंग अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं बजट पे वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा है कि बजट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिफरेंट सेक्टर के बारे में बताई गई है उसे मैं एक एक करके अलग अलग वीडियो में बता दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ नहीं है। वैसे भी जब से मुझे थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की नॉलेज हुई है, तब से एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बजट में मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ नहीं होता है। आप पिछले 10 साल का बजट उठा के देख लो, मिडिल क्लास के लिए कुछ खास नहीं होता है। बजट से लोअर क्लास और अपर क्लास वालों को ही फ़ायदा होता है। मिडिल क्लास तो देश की तरक्की में ही खुश है और इसके लिए वो टैक्स भी खूब देता है। और देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से टैक्स के पैसे देश की तरक्की में लग भी रहे हैं। जैसे इस साल भारत का बजट 39.5 ट्रिलियन रुपये है, लगभग $529 बिलियन। उसमें से भारत सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इस साल 7.5 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेगी। दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि किसी भी देश की डेवलपमेंट उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने से देश को सिर्फ अच्छी रोड्स, हाईवे, ब्रिजेस नहीं मिलते हैं, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी खूब होती है। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, उस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करने लगता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, कनेक्टिविटी अच्छी और सस्ती होती है। इन सब चीज़ों को देख के दूसरे देशों की कंपनीज उस देश में इन्वेस्ट करती है, जिससे नौकरियां पैदा होती हैं, बहुत से प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, देश की छोटी छोटी कंपनीज को फ़ायदा होता है, बहुत सारी और अदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बैकवर्ड एरियाज डेवलप होने लगते हैं और इससे ओवरऑल देश की इकोनॉमी ग्रो होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। अभी कुछ समय पहले जब अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रही थी, तो उस समय बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही थी। ज़्यादातर कंपनीज ताइवान, वियतनाम जैसे देश चली गई, कुछ कंपनीज ही भारत आई। तो इसकी वजह ढूंढी गई तो पता चला कि ताइवान, वियतनाम जैसे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी दोनों बहुत अच्छी और सस्ती है, और वहीं भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत महंगी है। भारत में वियतनाम, ताइवान जैसे देशों के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। तो इसके बाद भारत सरकार हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सीरियस हो गई है और उसको अच्छा बनाने में लगी हुई है। इस साल जो बजट आया वो भारत के 75वें साल का बजट है और इस बजट में एक वर्ड का यूज़ किया गया है, अमृतकाल। देखो, भारत ने 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं और अब भारत एक ऐसे फेस में आ चुका है जहां से भारत नेक्स्ट 25 ईयर्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। और देश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्ट करने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत सरकार गति शक्ति मास्टर प्लान पे बहुत ध्यान दे रही है। 13 अक्टूबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया था। गति शक्ति मास्टर प्लान नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इनिशिएटिव का फ्रेमवर्क है। भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए भारत सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर पे आने वाले सालों में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और गति शक्ति इस प्रोजेक्ट में एक फ्रेमवर्क का रोल प्ले करेगा। गति शक्ति के तहत 16 मिनिस्ट्रीज जैसे कि रेलवे, रोड एंड हाईवेज, पेट्रोलियम एंड गैस, पावर, टेलीकॉम, शिपिंग, एविएशन और बाकी की मिनिस्ट्रीज को एक साथ एक जगह पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लाया जाएगा, जिससे मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। गति शक्ति के 7 मेन इंजन्स रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इस साल भारत सरकार 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाएगी और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले 7 सालों में बीजेपी सरकार ने बहुत तेजी से देश में नेशनल हाईवे बनाया है, जहां अप्रैल 2014 तक भारत में 91,287 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था। वहीं अभी तक भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ बढ़ के 1,51,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई है। पिछले 8 सालों में नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन में 50% की ग्रोथ हुई है। पेंडेमिक के समय में भी भारत में रिकॉर्ड नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन हुई है। ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा दिया गया है। बजट की बात करें तो पिछले 7-8 सालों में भारत सरकार ने इंफ्रा बजट को बहुत इंक्रीज किया है। 2015 में रोड्स एंड हाईवे का बजट 33,414 करोड़ रुपए था, वहीं 2022 का बजट 1,99,000 करोड़ रुपए। तो ये फिगर देख के लगता है कि बीजेपी सरकार देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सीरियस हो गई है। इसके अलावा देश में 4 जगह पे भारत सरकार पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी, जिससे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सके। भारत और चाइना दोनों देशों में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट एक जैसी ही है, पर लॉजिस्टिक कॉस्ट में चाइना भारत से बहुत आगे। चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 4 से 6% है और वहीं भारत की 13 से 14%। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को देश में कम करने के लिए भारत सरकार मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। दोस्तों, ये तो मैं आपको भारत के अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ,
पर अगर आपको भारत की एंशिएंट और अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानना है और उस समय के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना है जो आपको स्कूल कॉलेज में भी नहीं बताया गया, तो अब आप कुकू FM ऐप की मदद से भारत की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार्स है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता है या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप कुकू FM ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी भारत की हिस्ट्री के बारे में सुन सकते हैं। इसके अलावा कुकू FM ऐप में आपको हजारों वैरायटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी, फिजिकल बुक से 100 टाइम कम प्राइस में। कुकू FM ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपये पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू FM ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। रेलवेज की बात करें तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि देश के हर स्टेशन पे उस जगह का कोई ना कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा, तो उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा जिससे वहाँ के लोकल बिजनेस को फायदा हो सके और सप्लाई चेन भी स्ट्रांग हो सके। कवच इनिशिएटिव के थ्रू 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी ऑग्यूमेंटेशन के साथ जोड़ा जाएगा। अगले 3 सालों में 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन लाई जाएगी। करंटली इस समय भारत में सिर्फ 2 वंदे भारत ट्रेन चलती है, दिल्ली टू वाराणसी और दिल्ली टू कटरा। एक्चुअली कोविड के कारण वंदे भारत ट्रेन का अपडेटेड मॉडल लॉन्च नहीं किया गया, पर इस साल आपको देश में बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन डिफरेंट रूट में लॉन्च होती हुई दिखेंगी। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए अगले 3 सालों में 100 कार्गो टर्मिनल बेस बनाए जाएंगे। रेलवे को इस साल भारत सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। आप लोगों ने भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में सुना ही होगा। इसी तरह भारत सरकार ने इस बजट में पर्वतमाला इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया। पर्वतमाला के थ्रू भारत सरकार PPP मॉडल के थ्रू 60 किलोमीटर के 8 रोपवे प्रोजेक्ट बनाएगी। ज्यादातर आपको ये हिल स्टेशन में बनते हुए दिखेंगे, इससे उस एरिया का टूरिज्म बढ़ेगा। ये सब देखने के बाद भी अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना क्यों इन्वेस्ट करी है। तो ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। बहुत से लोग आज तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि चाइना भारत से आगे कैसे निकल गया, क्योंकि 1990 तक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था लगभग एक बराबर थी। फिर उसके बाद चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो बीते 30 सालों में भारत से आगे निकल गया। तो इसका सिंपल सा जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने बीते 30 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते आज वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 1992 से 2011 तक चाइना ने ऑन एन एवरेज हर साल अपनी GDP का 8.5% इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, वहीं भारत ने सिर्फ 4.7%। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से चाइना में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई, उससे चाइना में नए बिजनेस खुलने लगे और धीरे धीरे चाइना मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन गया। वहीं भारत ने शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, जिसके चलते भारत पीछे रह गया। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है तो उसके लिए उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे $1.4 ट्रिलियन खर्च करना होगा। इसी सर्वे के मुताबिक अगर भारत को 2032 तक $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है तो भारत को हर साल अपनी GDP का 7 से 8% इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना होगा। लगभग कम से कम हर साल भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पे $200 बिलियन खर्च करना होगा, तब जाके भारत $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बन पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से इकॉनमी कैसे बढ़ेगी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर रोड हाईवे की कंस्ट्रक्शन में 1 रुपये खर्च होता है तो इकॉनमी में ₹2.5 आता है। रोड डेवलपमेंट इस सरकार के लिए इतनी प्रायोरिटी क्यों है? व्हाट इज योर विजन? देखिए, पहली बात आप समझिए कि रोड में जब 1 रुपया खर्चा होता है तो इकोनॉमी में ₹2.5 आता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हमने बजट के हवाले से एक प्रॉपर वीडियो देखी है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता था। प्रशांत अपन जी, हाँ, शायद मेरे ख्याल में तो उन्होंने एक डिटेल बताई थी कि कहाँ पे कितना बजट इस मरतबा दिया गया है। ओवरऑल हमने ये देखा था कि जो मिडिल क्लास लोग थे, गरीब तबका था, जो कम आमदनी वाले थे, उनके ऊपर टैक्स कम नहीं किया गया, जबकि आवाम को ऐसी उम्मीद थी कि शायद हमारे साथ कोई रियायत हो। तो उन्होंने ये कहा था कि हमने बढ़ाया भी नहीं है, कम नहीं करा तो बढ़ाया भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि वही वाली बात कि इंडिया ने मेन जड़ पकड़ ली है कि आपने कारखाने नहीं लगाने, कारखाने लोग लगाएंगे। आपने
फैक्ट्रियाँ नहीं लगानी, वो इन्वेस्टर लगाएंगे। आपने उसमें भी काम हो रहा है, उसमें भी हो रहा है नहीं काम। नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर खुद करता है वो। नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ एक हाँ। मखसूस अमाउंट रख दिया गया उसके लिए भी, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं वो बिल्कुल हाँ, लेकिन अगर आप जो मैन प्रायोरिटी है ना, देखिए आपने देखा फॉटेज के लास्ट में भी जो नितिन गडकरी जी की फॉटेज थी जो दिखाई गई, हाँ, उन्होंने कहा कि बहुत। हम 1 रुपया लगाएंगे तो हमें 2.5 रुपया हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगा। रोड्स पर वो कह रही थी ना कि आप इतने रोड्स बनाए जा रहे हैं, प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? इतना ज़्यादा। अच्छा एक बात और है, ये सवाल क्यों पैदा हुआ कि आपका फोकस इतना रोड्स पे है, रोड्स बने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ का सवाल पैदा होना कि आप इतना पहले ज़्यादा, वो चीज़ इतनी नहीं थी और अब ज़्यादा हो रही है। तो सवाल पैदा इसलिए हुआ कि इसका मतलब हो रही है, यानी कि वो सवाल होने की वजह पता चल रही है कि यानी कि एक चीज़ इंडिया में बहुत दिख रही है लोगों को। अच्छा, मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे याद होगा या मेरी नॉलेज में होगा, ये मेरी लैक ऑफ नॉलेज ही है कि मुझे नहीं पता था कि चाइना और इंडिया एक ही बराबर थे किसी ज़माने में। और फिर चाइना ने देखते देखते तरक्की करी और इंडिया को पीछे छोड़ दिया। फिर और उन्होंने अब इंडिया आगे बढ़ रहा है, अब इंडिया देख रहा है कि किसने क्या किस वजह चीज़ पे थी। रद्द अमल करा, उसने किस चीज़ को पकड़ा, इसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ा, ऐसी तरक्की की वजह क्या थी। और सोच विचार करने के बाद पता चला कि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत मेहनत की, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाई है। अच्छा, 7 से 8% लगाना होगा टोटल इकोनॉमी का, तो जाके इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन अच्छा होगा, तरक्की याफ्ता होगा। और उन्होंने कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो इससे इकोनॉमी बढ़ेगी दिन ब दिन। सिंपल एक बात बता दी कि अगर 1 रुपया लग रहा है तो 2.5 रुपये मिल रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर क्यों ना लगाए गवर्नमेंट। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है बस। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेंसियर होती है आवाम के साथ, मुल्क के साथ, और वो ये सोचती है कि मैं आज हूँ या कल नहीं हूँ, तो मेरे आवाम को भले फ़ायदा होता रहेगा, तो मुल्क तरक्की करता रहेगा। तो फिर वो रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी। अगर कोई गवर्नमेंट ये कहेगी कि यार मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे इससे अभी का क्या बेनिफिट है, तो फिर उससे वो कहेंगे कि नहीं यार सॉरी, 10 साल बाद ये रोड बनेगा, फ़ायदा देगा, इतने साल बाद देगा, आवाम को फ़ायदा देगा, आने वाले दौर में फ़ायदा होगा, तो इसे फिर डिले कर दे, रहने दे। अभी कह रहे हैं कि इसलिए भी पीछे हैं। दूसरी वजह ये बताइए कि लॉजिस्टिक टैक्स जो है वो इंडिया में 10 से 15% है, 14% है, और जबकि चाइना में 4 से 5% कम है। यानी कि बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है, जिसकी वजह से ज़्यादातर कंपनीज वहाँ जाती हैं, चाइना जाती हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम होगा, ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनसे करती हैं और इनका एक्सपोर्ट कम है। आपने एक चीज़ और नोट की कि देखिए, आपको एक और थोड़ी सी चीज़ बताऊं कि अगर एक कंट्री में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का रुझान हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो फिर वो भी उसके लिए ख़तरनाक हो जाता है। अच्छा। अगर एक प्याले के अंदर एक चीज़ कितनी आएगी, पानी, अगर वो पानी मुसलसल डलता रहेगा तो वो बहने लग जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, प्रोडक्शन सारा चाइना में होने लग गया, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ओवर हो जाएगा वो। तो आपने नोट भी किया, हमने कई वीडियोस भी देखी कि कई कंपनियां क्विक कर रही हैं चाइना से। इंडिया की तरफ भी कई कंपनियां आई हैं, वो आई थी, सैमसंग कंपनी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही थी, तो वो चाइना से इधर आ गई, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां चाइना में हैं, तो उनके फिर वो अदाएँ, वो चीज़ें, वो सहूलतें कम होने लग गई होंगी। आपके पास अगर कस्टमर ज़्यादा आ जाएँ और आपके पास इतनी उस तरीके से डील नहीं कर पाऊंगी, उस तरह से डील नहीं कर पाऊंगी। सही। तो मेरे ख्याल में कि चाइना में जब बहुत सारे लोग अब कर रहे हैं, ये काम कर रहे थे, तो उन्हें ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि एक और ग्राउंड खाली हो गया है, एक और ग्राउंड खूबसूरत हो गया है, एक और ग्राउंड में हमारे लिए जगह बन रही है, मार्केट है, एक और जगह मिल रही है जो कि इंडिया है जिसका नाम। तो वहाँ पर हम अपने प्लांट्स क्यों ना लगाएं, जैसे गाड़ियों की कंपनियां हैं, जैसे मोबाइल, सैमसंग का सुना हमने, दूसरी कंपनीज का भी सुना है कि बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं जो चाइना छोड़कर इंडिया आई हैं। और मुझे अब लग रहा है कि ज़्यादातर बड़े जो ये टाइकॉन्स हैं, बड़ी जो कंपनीज हैं, वो इंडिया की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि इंडिया इंसेंटिव भी दे रहा है। अब इंडिया, अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि इंडिया अपनी कमियों पे काम कर रहा है, ज़बरदस्त, ठीक है ना, ये चीज़ है। जब वो काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी दिख रहा है, वो तो आ रहा है। बिल्कुल ऐसा, आप इनपुट दोगे तो आउटपुट तो मिलेगा ना आपको। बिल्कुल। आपने देखा था 1 विंडो कॉन्सेप्ट
वन विंडो के जरिए ही। और आप अगर कोई स्टार्टअप करते हैं तो इंसेंटिव, तो उसमें आपको सहूलतें दे रहे हैं। और आप अगर कोई अपना बिजनेस करते हैं, इजी टू डूइंग बिजनेस एक और हमने देखा था कि वो प्रोजेक्ट था, उसके अंदर भी इंडिया मतलब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी अगर आप बाहर से आते हो अपना बिजनेस करना चाहते हो। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं इन्होंने, बिल्कुल बहुत सारे इकदाम किए हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, मैं अपना बताऊं कि हमारे यहाँ पे चंद टॉपिक डिस्कस होते हैं। चंद टॉपिक, रोड टूटे हुए हैं, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। सही। लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, हमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद मिलनी चाहिए। हम हर चीज़ ख़रीद रहे हैं, हमें किसी भी किस्म की कोई चीज़, एक होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से एक होता है, आप अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ से आपको डॉक्टर चेक तो कर रहा है गवर्नमेंट में, बाहर से आप मेडिसिन ख़रीद रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिजली यूज़ कर रहे हैं तो आप बिजली ख़रीद रहे हैं। आप अगर गैस यूज़ कर रहे हैं, अच्छा मज़े की बात है, आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो भी आपको प्रॉपर नहीं दी जा रही। पानी आपके पास नहीं है, आप पानी ख़रीद रहे हैं। आपको पता है हमारे यहाँ जो पानी आता है, ये पानी कई इलाकों में बड़े बड़े टैंकर भरे जाते हैं, उन टैंकर के ज़रिए पूरे शहर में बिकता है। कराची शहर का पानी कराची शहर में ही टैंकरों में भर के आवाम को बिकता है, जबकि वही पानी कराची के आवाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कितना बड़ा आलमिया है। और अच्छा मज़े की बात बताऊँ, हर कानून वाले इदारे को ये पता है पानी बिकता है, पानी आवाम का है, टैंकर में भर के बिक रहा है, ये टैंकर माफिया सबको पता है। लेकिन इतना ख़तरनाक मामला है ये, इतने अपर लेवल पे लोग इन्वॉल्व हैं, इतना कट जाता है, पता नहीं क्या है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा पानी हम ख़रीदते हैं, पीने वाला पानी ये वाला। बाकी जो दूसरा, अच्छा कराची में एक और चीज़ हो गई है, पानी ना होने की वजह से तकरीबन, मैंने एक वीडियो देखी थी तो जिसमें बताया गया था कि ज़मीन के अंदर से पानी निकाल के ना खारा पानी फ़िल्टर किया जाता है, नहीं भी किया जाता, यूज़ नॉर्मल कामों में, धोने वोने में, कपड़े वपड़े में यूज़ किया जा रहा है। कह रहे हैं कि ये पानी, जो पानी ज़मीन से निकाला जाता है, इसमें होते हैं केमिकल्स भी। अच्छा, मुज़ीर सेहत है ये, इतना ख़तरनाक है। इसमें आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, आपके बाल ख़राब होते हैं। इसके अंदर जो हम सिर्फ खारापन महसूस करते हैं ना, तो लोग बताते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के मिनरल्स, विटामिन ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सही। और कराची के बारे में एक चीज़ और बताई गई कि कराची आने वाले वक्त में बहुत गर्म होता जाएगा। उसकी वजह ये बताई गई कि हमारे यहाँ बेतहाशा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है। कौन से वाले का? बिल्डिंगें बनने का। उसमें हुआ है कंक्रीट यूज़। तो कंक्रीट इतना कराची में इस वक्त है, सीमेंट इतना है, वो गर्मी पकड़ता है, गर्मी अपने अंदर लेता है। अच्छा, फिर जब वो गर्मी लेता है तो फिर वो गर्मी छोड़ता है। यानी कि आप एक शहर है, उस शहर के अंदर एक चीज़ रख दी जाए जो गर्मी जज़्ब करती है, तो वो शहर तपेगा नहीं। आपने भी नोट किया होगा कि 4-5 सालों से शदीद गर्मी मैं अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो हमारा कराची एक जन्नत जैसा होता था, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ सीमेंट और बिल्डिंगें शदीद बहुत तेज़ी से बनने की वजह से। तो ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो 10-10, 20-20, 25-25 साल के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको आज अगर हम करें या आज हम उनको कंट्रोल करें, माहौलियात का तो बात ही ना की जाए, क्योंकि उस पर यहाँ तो सड़कें और ये सारे मामला बड़े बिगड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ों को तो मैं कहता हूँ कि वो तो अभी हम सोच भी नहीं सकते कि वो बेहतर हो। उस कंडीशन में नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमने देखा कि वाकई इंडिया में बहुत काम हो रहा है, और नितिन गडकरी जैसे हीरे जो हैं इंडिया के पास हैं, तो कैसे नहीं होगा। तो खैर, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।